अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 14 का ये लेक्चर नंबर 9 जिसमें हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय ब्लड इसको डिस्कस करना है। प्रीवियस लेक्चर में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट एक्सप्लेन की, वहाँ पे बेसिक कंसेप्ट्स मैंने आपको बताए सिखाए जो कि इस लेक्चर में भी इस्तेमाल होने हैं। तो अगर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट का कंसेप्ट नहीं है, वो लेक्चर नहीं देखा, तो पहले वो देख लें ताकि इसको समझना आपके लिए फिर आसान हो जाए। तो चलें लेक्चर का आगाज़ करते हैं हम इंट्रोडक्शन की हेडिंग से। स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्ट है टिश्यू से लेकर लंग्स तक, उसके 3 तरीके हैं। उसमें से एक फॉर्म है बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होना, दूसरा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होना, और तीसरा है डिजॉल्व फॉर्म में प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट होना। इसमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे भी जो मेजर मैकेनिज़्म है, मेजर मेथड है, फॉर्म है कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट की, वो इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस है। इसी के ऊपर हमने ज़्यादा बात करनी है। बाकी दोनों मेथड जो हैं वो आसान भी हैं, सिंपल भी हैं, उन पे कंटेंट भी कम है। तो चलें आगाज़ करते हैं हम पहले फॉर्म से। पहला जो हिस्सा है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज बाइकार्बोनेट आयंस। स्टूडेंट्स, तकरीबन 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है ब्लड में ये कैरी होती है, ट्रांसपोर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, जिन्हें के हाइड्रोजन कार्बोनेट आयंस भी कहते हैं, HCO3। और इसके ऊपर जो चार्ज होता है आयन के ऊपर वो -1 होता है, बाइकार्बोनेट आयंस या हाइड्रोजन कार्बोनेट आयंस। अब ये जो बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होना है, इसको मैंने कुछ स्टेप्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया है। उन स्टेप्स में ये ट्रांसपोर्ट आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बुक में देखें तो खासा जो पैराग्राफ दिए गए, डिस्क्रिप्शन दिए, वो कम्प्लेक्स हैं। जब इसको आप स्टेप्स में लेके चलोगे तो आपके लिए ये याद करना समझना दोनों ही बहुत आसान हो जाएंगे। तो पहला जो स्टेप है वो है स्टूडेंट्स फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। पहले आप ये देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड बन कहाँ रहा है। टिश्यूज़ के अंदर सेल्स हैं, उन सेल्स में एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है और एरोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बना। अब कार्बन डाइऑक्साइड उन टिश्यूज से, सेल से स्टूडेंट्स आ जाएगा ब्लड प्लाज्मा में, और ब्लड प्लाज्मा से ये आ जाएगा स्टूडेंट्स रेड ब्लड सेल के अंदर। अब रेड ब्लड सेल के अंदर क्या होगा उसको भी हम डायग्राम की मदद से देखेंगे। पहली चीज़ ये कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट है, ऑक्सीजन की तरह कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट भी पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करती है। ऑफ कोर्स पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये टिश्यूज़ में ज़्यादा होता है ब्लड के मुकाबले में। जो ब्लड टिश्यूज़ तक पहुंच गया ना बच्चे, जो ब्लड आर्टीरियल ब्लड टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन को लेकर आ रहा है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है। तो उस ब्लड में चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड कम है, लिहाजा ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम। टिश्यूज़ में देखें तो टिश्यूज़ में तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो लिहाजा टिश्यूज़ में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा होने से कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर भी टिश्यूज़ में ज़्यादा है। इस हाई पार्शियल प्रेशर के नतीजे में जो टिश्यूज़ में है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टूडेंट्स डिफ्यूज़ कर जाती है ब्लड में। पहले ब्लड प्लाज्मा में आएगी, ब्लड प्लाज्मा से रेड ब्लड सेल्स में, और रेड ब्लड सेल्स में वो कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होगी वाटर के साथ रिएक्शन होगा, और इस रिएक्शन के नतीजे में, कम्बिनेशन के नतीजे में कार्बोनिक एसिड बनेगा। कार्बोनिक एसिड का जो फार्मूला है स्टूडेंट्स वो H2CO3। ये कार्बोनिक एसिड जो बन रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ जो रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना रही है, इसके पीछे एक एंजाइम मौजूद है विच इज़ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इसका जिक्र प्रीवियस लेक्चर में हुआ। जिन बच्चों ने वहाँ वो लेक्चर सीखा लिया उनको पता है वो स्टेप्स इसके कार्बोनिक हाइड्रेज की वर्किंग के मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। स्टूडेंट्स, जो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, इसकी प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा वाटर के साथ। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और इसमें बन रहा है स्टूडेंट्स कार्बोनिक एसिड। ये पहला स्टेप था कार्बोनिक एसिड का बनना। स्टूडेंट्स, अब इस पहले स्टेप को मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए डायग्राम में जाकर। ये डायग्राम स्टूडेंट्स देखें तो कैपिलरी वॉल की एक साइड दिखाई गई, हम इसको क्यों ना मुकम्मल कर लें, कैपिलरी की दूसरी साइड जो है वो भी यहाँ पे ले लें और इसको
एक प्रॉपर ट्यूब लाइक जो है वो लुक देने की भी हम कोशिश करते हैं ताकि कंसेप्ट जो हैं उनमें और क्लैरिटी जो है वो आ जाए। तो अब ये एक कैपिलरी जो है ब्लड कैपिलरी उसका क्रॉस सेक्शन आपको यहाँ पे मिल गया। इसके अंदर आपको देखो तो आपको ब्लड प्लाज्मा नज़र आ रहा है और एक रेड ब्लड सेल जो है वो दिखाया गया। ये ब्लड कैपिलरी स्टूडेंट्स टिश्यू में मौजूद है जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में। तो सेल्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ वो कार्बन डाइऑक्साइड आया पहले प्लाज्मा में और प्लाज्मा से वो स्टूडेंट्स दाखिल हो गया रेड ब्लड सेल्स के अंदर। अब रेड ब्लड सेल के अंदर वो एंजाइम मौजूद है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। उस एंजाइम की प्रेजेंस में जो कार्बन डाइऑक्साइड है रेड ब्लड सेल्स में वाटर के साथ कंबाइन होगी और कार्बोनिक एसिड जो है वो स्टूडेंट फॉर्म होगा। ये पहला स्टेप है जिसकी हमने बात की है नोट्स के अंदर, कार्बोनिक एसिड का बनना। अब नोट्स में जाकर अगले स्टेप की डिटेल्स देखते हैं, फिर उसको डायग्राम में आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा। अगला स्टेप है स्टूडेंट्स कि ये जो कार्बोनिक एसिड बन गया है इसको डिसोसिएट होना है, इसको स्प्लिट होना है बाइकार्बोनेट आयंस में और हाइड्रोजन आयंस में। सो हेडिंग हम बनाएंगे डिसोसिएशन ऑफ कार्बोनिक एसिड, और डिसोसिएट होना, सेपरेट होना, अलग होना, स्प्लिट होना। तो जो कार्बोनिक एसिड है H2CO3 वो अनस्टेबल कंपाउंड है, वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में ही डिसोसिएट हो जाएगा और उसके नतीजे में स्टूडेंट हाइड्रोजन आयंस बनेंगे और बाइकार्बोनेट आयंस बनेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि कार्बोनिक एसिड उसी कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो गया है स्टूडेंट्स हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन में। अब ये काम भी स्टूडेंट्स रेड ब्लड सेल के अंदर ही हो रहा है। ये सेकंड स्टेप है, इसको जाके अब हम डायग्राम के अंदर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहा सेकंड स्टेप, और इस सेकंड स्टेप में देखें तो जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो या बाइकार्बोनेट वो बन चुका और साथ हाइड्रोजन बन चुका है एज रिजल्ट ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ कार्बोनिक एसिड H2CO3। स्प्लिट हो गया स्टूडेंट्स दो चीज़ों में, बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन में। ये था स्टूडेंट्स दूसरा स्टेप। अब जाके नोट्स में तीसरे स्टेप की डिटेल को देखते हैं। दूसरे स्टेप में आपने देखा कि बाइकार्बोनेट आयन के साथ साथ हाइड्रोजन आयन भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। स्टूडेंट्स हाइड्रोजन आयंस अगर वहाँ पे जमा होते जाएं, एक्युमुलेट होते जाएं, तो इसका मतलब हुआ कि एसिडिटी बढ़ती जाएगी। हाइड्रोजन आयंस एसिडिक नेचर लेके आते हैं, एसिडिटी देते हैं। हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा होंगे तो एसिडिटी ज़्यादा होगी, और आप जानते हो कि ज़्यादा एसिडिटी जो है वो लो पीएच को इंडिकेट करती है। यानी 7 के ऊपर न्यूट्रल होता है ना कोई चीज़, जो 7 से नीचे आए तो ये पीएच में डिक्रीज हुआ ना, तो 7 से नीचे आए तो लो पीएच, इस लो पीएच को एसिडिटी कहते हैं। 7 से ऊपर अल्कलाइन बेसिक नेचर, 7 से नीचे एसिडिक नेचर, 7 पे न्यूट्रल होना। तो स्टूडेंट्स हाइड्रोजन आयंस बढ़ने का मतलब है एसिडिटी का बढ़ना, और पीएच में बात करें तो हाइड्रोजन आयंस बढ़ने का मतलब है पीएच का डिक्रीज होना, लो होना। तो अगर ये हाइड्रोजन आयंस का बंदोबस्त ना किया गया, ये हाइड्रोजन आयंस पीएच को चेंज कर सकते हैं। तो इन हाइड्रोजन आयंस का बंदोबस्त जो है वो करना है। अब हाइड्रोजन आयन का बंदोबस्त कैसे किया जाता है, वो तीसरा स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिनिक एसिड। यहाँ के आगे हम वर्ड एसिड जो है वो लगा सकते हैं, या ऐसे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एसिड का वर्ड लगे तो ज़्यादा बेटर है। फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिनिक एसिड ये तीसरा स्टेप है। जो हाइड्रोजन आयंस रिलीज हुए हैं उन हाइड्रोजन आयंस को हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन किया जाएगा। तो एक्युमुलेशन अगर हाइड्रोजन आयंस की होगी तो इससे एसिडिटी बढ़ जाएगी ब्लड के अंदर और पीएच लो हो जाएगी। बताया कि हाइड्रोजन आयंस का बढ़ना, एसिडिटी का बढ़ना। पीएच में बात करोगे तो हाइड्रोजन आयंस का बढ़ना का मतलब है पीएच लो होना, पीएच में डिक्रीज आना। तो आपकी मर्जी है, इन टर्म्स ऑफ पीएच बात करो, इन टर्म्स ऑफ एसिडिटी बात करो, ये दोनों को एक साथ लेकर आओ। तो हाइड्रोजन आयंस के एक्युमुलेट होने से एसिडिटी बढ़ेगी, इन अदर वर्ड्स पीएच डिक्रीज होगी, चूँकि अच्छी बात नहीं है, लिहाजा ये जो अच्छी बात नहीं है ये फिर नहीं होगी। और कैसे नहीं होगी, इसको कैसे बंदोबस्त किया जाएगा, हीमोग्लोबिन जो है वो बफर करेगा जो हाइड्रोजन आयंस बन रहे हैं। जो हाइड्रोजन आयंस फॉर्म हुए
उनको हीमोग्लोबिन बफर करेगा। कैसे बफर करेगा? उन हाइड्रोजन आइंस के साथ कंबाइन करेगा और इस कम्बिनेशन के नतीजे में बनेगा हीमोग्लोबिनिक एसिड। तो ये जो इफ़ेक्ट है कि हाइड्रोजन आइंस अगर बढ़ जाएं तो उनको वापस लेके आना, इंक्रीज हाइड्रोजन आइंस को ख़त्म करवाना। इस तरह अगर हाइड्रोक्सिल आइंस बन जाएं तो इंक्रीज हाइड्रोक्सिल आइंस, इंक्रीज बेसिसिटी को भी रिड्यूस करना, ख़त्म करना, इसको कहते हैं बफर नेचर या बफर वर्किंग। जो बफर सॉल्यूशन आप फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में पढ़ के आए हो, तो ब्लड एक बफर सॉल्यूशन है। ये ना तो हाइड्रोजन आइंस को बढ़ने देता है, ना हाइड्रोक्सिल आइंस को एक हद से ज़्यादा बढ़ने देता है, रेगुलेट करता है अपनी पीएच को। तो जो हाइड्रोजन आइंस बढ़ने लगे थे उनको हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन किया जाएगा ताकि जो पीएच है उस पर कोई फ़र्क ना पड़े, तो हीमोग्लोबिनिक एसिड बनेगा। जो हाइड्रोजन आइंस हैं वो एसोसिएट होंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन को। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ क्यों एसोसिएट हो रहे हैं बच्चे? इसलिए कि ये सारी एक्टिविटी हो कहाँ रही है? ये सारी एक्टिविटी हो रही है स्टूडेंट्स रेड ब्लड सेल के अंदर। ये रेड ब्लड सेल ब्लड में है, और ब्लड कहाँ पे है? ब्लड मौजूद है टिश्यूज़ में। और टिश्यूज़ में कौन सा ब्लड आया है? टिश्यू में आया है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो उस ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ अब ये हाइड्रोजन आइंस जब जुड़ेंगे, एसोसिएट होंगे, तो ऑक्सीजन वहाँ से अलग हो जाएगा, और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा वो टिश्यूज़ को मिल जाएगा, और जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ हाइड्रोजन आइंस मिलकर हीमोग्लोबिनिक एसिड बना देंगे HHB। इसको इंतहाई तफसील से मैंने पिछले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था, जहां मैं ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट आपको समझा रहा था कि किस तरह से ऑक्सीजन टिश्यूज़ में रिलीज़ होता है और वहां ये हाइड्रोजन आइंस ऑक्सीजन के रिलीज़ होने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। देखो डबल काम हो रहा है ना, ऑक्सीजन भी टिश्यूज़ में रिलीज़ हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन से, और जो हाइड्रोजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर पीएच भी रेगुलेट होगी, वो भी चेंज नहीं हुई। और इसका एक और फ़ायदा ये निकला कि ऑक्सीजन भी रिलीज़ हो गया फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब इसको इक्वेशन की फॉर्म में स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करें तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ हाइड्रोजन आइंस जब कंबाइन होंगे तो ऑक्सीजन तो हो गया अलग, पर मालिक्यूल 4 ऑक्सीजन मालिक्यूल्स हैं, पर हीमोग्लोबिन मालिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मालिक्यूल जो थे वो अलग हो गए, और H आयन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर हीमोग्लोबिनिक एसिड बना चुका। अब इस स्टेप नंबर 3 को स्टूडेंट्स जाके डायग्राम में देख सकते हैं हम। ये डायग्राम में देखें स्टूडेंट्स तो ये रहा हमारे पास हीमोग्लोबिन, उसके साथ हाइड्रोजन आयंस जो हैं ये मिल रहे हैं और बन रहा है स्टूडेंट्स हीमोग्लोबिनिक एसिड HHB। ये थी कहानी स्टेप नंबर 3 की। नंबर 4 जो स्टेप है वो है स्टूडेंट्स क्लोराइड शिफ्ट। और क्लोराइड शिफ्ट जैसे नाम से पता चलता है कि क्लोराइड ने कहीं से कहीं मूव करना है, तो ये स्टेप नंबर 4। इसमें स्टूडेंट्स जो एरिथ्रोसाइट्स क्या है? रेड ब्लड सेल्स का टेक्निकल नेम है। तो एरिथ्रोसाइट्स यानी रेड ब्लड सेल्स, उनमें जो नेगेटिवली चार्ज बाइकार्बोनेट्स आइंस बने थे HCO3 जिसके ऊपर -1 चार्ज मौजूद है, ये जो बाइकार्बोनेट आइंस बने थे एरिथ्रोसाइट्स में बने हैं, ये डिफ्यूज़ कर जाते हैं किधर? ब्लड प्लाज्मा में। जैसे ही हाइड्रोजन कार्बोनेट आइंस बाइकार्बोनेट आइंस डिफ्यूज़ करते हैं ब्लड प्लाज्मा में, तो स्टूडेंट इसको बैलेंस करने के लिए जो क्लोराइड आइंस हैं ये ब्लड प्लाज्मा से डिफ्यूज़ करते हैं रेड ब्लड सेल्स के अंदर, यानी बाइकार्बोनेट आरबीसी से प्लाज्मा में जा रहे हैं, तो इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्लोराइड आयन जो है वो प्लाज्मा से आ जाएंगे रेड ब्लड सेल्स के अंदर। स्टूडेंट्स क्लोराइड आयन का बाइकार्बोनेट आयन की अपोजिट डायरेक्शन में जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसके अंदर चार्ज को बैलेंस करने के लिए मूव करना क्लोराइड शिफ्ट कहलाता है। इसको एम्बर्गर फिनोमेनन भी कहते हैं, और ये अचीव होता है, यानी ये क्लोराइड का अंदर आना आरबीसीज में और कार्बोनेट का बाहर जाना, इसके लिए आरबीसीज की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, उसमें ख़ास तरह के कैरियर प्रोटीन्स मौजूद हैं जिनको बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन्स कहते हैं। ये आरबीसीज की मेम्ब्रेन में मौजूद हैं। ये बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन्स जो क्लोराइड आयन है उसको
अंदर की तरफ आरबीसीज में लाती हैं और जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं उनको बाहर निकालती हैं प्लाज्मा में, और इसको हम नाम देते हैं क्लोराइड शिफ्ट का। और ये जो क्लोराइड शिफ्ट है इसका मकसद है कि जो आरबीसीज से बाइकार्बोनेट आयंस निकल रहे हैं तो उस चार्ज की कमी को पूरा करने के लिए, चार्ज को बैलेंस करने के लिए, आयंस को बैलेंस करने के लिए क्लोराइड आयंस जो है वो अंदर की तरफ मूव होंगे। ये क्लोराइड शिफ्ट कहलाता है, ये हैमबर्गर्स फिनोमिनन कहलाता है। अब इसको जाके हम डायग्राम में देख लेते हैं। डायग्राम में देखें स्टूडेंट्स तो आप देखो कि जो बाइकार्बोनेट आयंस आरबीसीज में बने थे वो प्लाज्मा में रिलीज किए जा रहे हैं, और प्लाज्मा से जो क्लोराइड आयन है ये जा रहे हैं किधर स्टूडेंट्स, रेड ब्लड सेल्स के अंदर, दैट इज क्लोराइड शिफ्ट ऑफ और हैमबर्गर्स फिनोमेना। ये बहुत कीमती है बात, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग से ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इंट्री टेस्ट में, इंट्रेंस एग्जाम में हैमबर्गर फिनोमेनन के ऊपर एमसीक्यू आ जाता है, तो इसको बहुत अच्छे से आपने याद रखना है। अब इसके बाद है स्टूडेंट स्टेप नंबर 5 जो कि रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी कि ऊपर वाले स्टेप नंबर 4 में बाइकार्बोनेट आयंस बनकर प्लाज्मा में आ चुके हैं। अब ये ब्लड प्लाज्मा, ये ब्लड टिश्यूज से वेन्स, और वेन से स्टूडेंट्स यानी जो वेनस सिस्टम है वेन से होता हुआ ये हार्ट की तरफ जाएगा, और हार्ट में ये जाएगा राइट साइड पे, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से इसको पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स में भेजा जाएगा। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके प्लाज्मा में अब बाइकार्बोनेट आयंस मौजूद हैं और ये लंग्स में पहुंच गया है, तो लंग्स में जाकर वहाँ पे क्या होगा, तो लंग्स में स्टूडेंट्स इसका बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस होता है। जो अभी ऊपर हमने पढ़ा है उसके बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस, जो सारे स्टेप्स पढ़े हैं ये रिवर्स हो जाएंगे, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है बाइकार्बोनेट से वो रिलीज हो जाएगी। बाइकार्बोनेट्स कंबाइन करेंगे हाइड्रोजन आयंस के साथ, और उस कम्बिनेशन के नतीजे में बनेगा कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड सेपरेट होगा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होकर चली जाएगी स्टूडेंट्स एल्वोलाई में, और एल्वोलाई से इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएगी। अब इसी चीज़ को डायग्राम की मदद से अगर हम देख लें तो यहाँ एक डायग्राम मौजूद है। ये आपकी बुक में जो डायग्राम मौजूद है उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन सारी चीज़ें वही हैं। कहाँ से हम शुरू कर लें स्टूडेंट्स? बाइकार्बोनेट आयंस यहाँ से शुरू करते हैं। बाइकार्बोनेट आयंस जो मौजूद हैं प्लाज्मा के अंदर, एरो को अगर आप फॉलो करें तो ये बाइकार्बोनेट्स प्लाज्मा से ये अब लंग्स में आ चुके हैं। हम लंग्स के अंदर बात हो रही है। जैसे ही ये ब्लड जिसमें बाइकार्बोनेट आयंस थे, ये ब्लड डीऑक्सीजनेट ब्लड लंग्स में पहुंचा, तो प्लाज्मा में मौजूद जो बाइकार्बोनेट आयंस मौजूद हैं वो दाखिल हो जाएंगे रेड ब्लड सेल्स में, और रेड ब्लड सेल्स के अंदर आकर वो बाइकार्बोनेट आयंस कंबाइन होंगे स्टूडेंट्स हाइड्रोजन आयंस के साथ, और इसके नतीजे में बनेगा स्टूडेंट्स कार्बोनिक एसिड। और इस कार्बोनिक एसिड के बनने के लिए जो एंजाइम मौजूद है वही रेड ब्लड सेल्स में कार्बोनिक एनहाइड्रेज यहाँ पे मौजूद है स्टूडेंट्स। अब जो हाइड्रोजन आयन कंबाइन हो रहा है बाइकार्बोनेट आयंस के साथ, ये हाइड्रोजन आयन कहाँ से आया? तो इस हाइड्रोजन आयन को हम ज़रा ट्रेस करें। ये हाइड्रोजन आयन वही हाइड्रोजन आयन है जो कंबाइन हुआ था पहले किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ, और एक एसिडिक नेचर बनी थी हीमोग्लोबिन की, यानी हीमोग्लोबिनिक एसिड बना था। तो हाइड्रोजन आयंस जो अटैच हो चुके थे टिश्यू लेवल के ऊपर हीमोग्लोबिन के साथ, अब वो हाइड्रोजन आयंस जो हैं अलग होंगे। कैसे अलग होंगे? अब ये टिश्यू लंग्स में एल्वोलाई में ऑक्सीजन मौजूद है, वो ऑक्सीजन आ जाएगी स्टूडेंट्स ब्लड प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा से वो ऑक्सीजन दाखिल हो जाएगी रेड ब्लड सेल्स में, रेड ब्लड सेल्स में वो ऑक्सीजन स्टूडेंट्स कंबाइन होगी उसी वो जो एसिडिक हीमोग्लोबिन बनी हुई थी, हीमोग्लोबिनिक एसिड जो बना हुआ था उसके साथ स्टूडेंट्स वो ऑक्सीजन कंबाइन होगी। ऑक्सीजन जब कंबाइन होगी तो वहाँ से हाइड्रोजन आयन जो है वो सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बनकर अटैच होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगी, और हाइड्रोजन आयंस जो वहाँ अलग हो रहे हैं वो बाइकार्बोनेट आयंस जो रेड ब्लड सेल में दाखिल हो चुके उसके साथ कंबाइन होंगे। नतीजे में कार्बोनिक एसिड बनेगा, कार्बोनिक एसिड स्प्लिट होगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में, और बनेगा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है स्टूडेंट्स ये रिलीज हो जाएगा
और ये रिलीज़ हो जाएगा रेड ब्लड सेल से, आरबीसी से, आ जाएगा प्लाज्मा से, और प्लाज्मा से ये स्टूडेंट्स डिफ्यूज़ हो जाएगा लंग्स के अंदर एलुलाई में, और वहाँ से इसको एक्सेल कर दिया जाएगा। ये था स्टूडेंट्स लेक्चर का एक हिस्सा कि जिसमें हमने देखा कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट आइंस की फॉर्म में टिश्यूज से लंग्स तक ट्रांसपोर्ट होती है। ये मेजर पार्ट था। अब बाकी दो पार्ट्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें सेकंड पार्ट है कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रही है। बाइकार्बोनेट की फॉर्म में जो ट्रांसपोर्ट है वो 70% तकरीबन, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में जो कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट है वो तकरीबन 23% है। एमसीक्यूज़ के लिए याद रखिएगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज से स्टूडेंट्स प्रोड्यूस होकर प्लाज्मा में आई, प्लाज्मा में वो अटैच हो जाएगी जो ग्लोबिन पार्ट है किसका, हीमोग्लोबिन का। आपको याद हो तो स्टूडेंट्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना था ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में कहाँ पे जाके अटैच होती है, ऑक्सीजन अटैच होती है हीम ग्रुप के साथ। जो हीम ग्रुप है हीमोग्लोबिन का, जो आयरन कंटेनिंग पार्ट है हीमोग्लोबिन का, उसके साथ जाके ऑक्सीजन अटैच होती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे अटैच हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन पार्ट है, जो प्रोटीनियस पार्ट है, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होती है, और ये बनता है स्टूडेंट कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो कॉम्बिनेशन है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन पार्ट के साथ अटैच होना, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि ऑक्सीजन की अटैचमेंट पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करती है, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ जो अटैचमेंट है, एसोसिएशन है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है। जो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हाई हो, जैसा कि टिश्यूज़ में ब्लड के मुकाबले में टिश्यूज़ में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है बता रखा है, क्योंकि टिश्यूज़ में ही कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, उधर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा। ब्लड तो ऑक्सीजनेटेड होता है, जो टिश्यूज़ तक पहुंच रहा होता है उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत थोड़ा होता है, लिहाजा टिश्यूज़ में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हाई, जिसकी वजह से टिश्यूज़ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर आती है प्लाज्मा में, प्लाज्मा से आरबीसीज, और आरबीसीज में जो हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन पार्ट है उसके साथ अटैच होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है। स्टूडेंट्स जब यही कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन पहुंचती है लंग्स में, यानी यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता हुआ पहुंचता है लंग्स में, तो लंग्स के अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होता है। लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है, और उसकी वजह से स्टूडेंट्स वो जो लो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स में, और ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। ये लंग्स की बात हो रही है, दो का फ़र्क रखिएगा। टिश्यू लेवल के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो टिश्यूज़ में ज़्यादा होता है, ब्लड में कम होता है। लेकिन जब आप लंग्स में पहुंचते हो और लंग्स में बात करते हो, तो लंग्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है वो कम होता है, तो ब्लड में ऑटोमेटिकली फिर जो पार्शियल प्रेशर हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का वो ज़्यादा हो जाएगा। दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो, एक में कमी है तो दूसरे में ज़्यादा होगी। लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम, ब्लड में ज़्यादा, जिसकी वजह से लंग्स में अगर हम बात करें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट होकर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एल्वुलाई में चली जाती है, और वहाँ से स्टूडेंट वो रिलीज हो जाती है, चली जाती है, फिर आगे एक्सेल हो जाती है। हम उसको आउट ऑफ द लंग्स रिमूव कर देते हैं एक्सेलेशन में। तीसरा जो हिस्सा है लेक्चर का, उसमें तीसरा मेथड हमने देखना है कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट का, और वो है डिज़ोल्व फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो ट्रांसपोर्ट होना, ब्लड प्लाज्मा में डिज़ोल्व हो जाना। तो ऑक्सीजन भी हमने देखा था कि 3% डिज़ोल्व फॉर्म में जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर, प्लाज्मा के अंदर कम है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की ब्लड प्लाज्मा जिसका मेन कंपोनेंट वाटर है, उस वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी रिलेटिवली ज़्यादा है। ये 7% है डिज़ोल्व फॉर्म में जो है वो कैरी होता है। अगरचे ये 7% जो है वो थोड़ा सा इनएफिशिएंट वे है, लेकिन फिर भी ये 7% डिज़ोल्व फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है।
तो ये 3 तरीके थे कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट होने के थ्रू ब्लड फ्रॉम टिश्यूज़ टू दी लंग्स। आई होप कि ये आपको समझ आए होंगे। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। वीडियो को लाइक करना है, फेलोज के साथ शेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।